मेरा पहला सवाल जाता है मनोज यादव जी को। मनोज यादव जी, जब जीत ही रहे हैं तो ईवीएम को क्यों कोस रहे हैं? ये कांग्रेस पार्टी आपके साथ उतना कॉन्फिडेंस क्यों नहीं रख पा रही जितना अखिलेश जी को है? अखिलेश जी जो कह रहे हैं एक थी बीजेपी, ये भारतीय जनता पार्टी का आगे से डेफिनेशन हो जाएगा। लेकिन जो जनता में मैं देख के आया हूं उस पे ये 28,000 वोट का कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी हर सीट पे लाखों वोट से हारने जा रही है। अगर बेईमानी भी की होगी, मैं मान लेता हूं की होगी, तो निश्चित तौर पे वो बेईमानी भी काम नहीं आएगी, क्योंकि जब कहते हैं ना कि जब हम स्लिप करते हैं तो हमें पकड़ने के लिए कोई एक पेड़ का ठूंठ भी नहीं मिलता जिससे हम अपने आप को रोक सकें। लेकिन नाविका जी, मुझे उस चुनाव आयोग को, जिसको मैं अब तक दिव्यांग कहता था, उसको आज मैं उत्तर प्रदेश की भाषा में एक बड़ा अच्छा शब्द मैंने इजाद किया है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने इस देश की सबसे विश्वसनीय संस्थाओं को लुल्ल बना दिया है, ये नया शब्द है, लुल्ल बना दिया है, कि वो आंकड़े प्रस्तुत करने में 10 दिन लगा रही हैं। तो इसका मतलब या तो कोई ओपीएम जैसा नशा करवाते हैं, या तो उन पे कोई कनपट्टी पे गन रख देते हैं कि जैसा हम कहेंगे वैसा आप करना। तो ये देश में अविश्वसनीयता जो बढ़ रही है, इस पे निश्चित तौर पे नरेंद्र मोदी को, चुनाव आयोग को, जितने भी लोग हैं, सबको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन एक बात और भी मैं आपको बता दूं जो आपके दर्शक सुनना चाहते हैं। अगर किसी तरीके की चुनाव आयोग ने हेरा फेरी की या कोई इस तरह का काम किया तो जनता बैठी है क्रांति करने के मूड में, क्योंकि मैं जनता में जो खुशबू सूंघ के आया हूं वो परिवर्तन की है, बदलाव करने की है। और अगर जनता बदलाव करना चाहती है तो कोई इलेक्शन कमीशन, कोई प्रधानमंत्री, कोई गृह मंत्री, उसकी कोई ताकत नहीं है, क्योंकि इस पूरी दुनिया में भारत की ताकत भारत की जनता है। तो इसलिए हम तो एक ही बात कहेंगे, नरेंद्र मोदी जी, कोई अनावश्यक बात मत करिए। आप चुनाव लड़ रहे हैं, अपने काम पे वोट मांगिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तो ये है नाविका जी, देश के प्रधानमंत्री जिन बहनों को 3 तलाक पे निजात दिलाई थी, उनके भाइयों के अगर कहीं गलती से भी सर्टिफिकेट आरक्षण के बन रहे हैं तो मोदी जी को बड़ा दर्द है। तो क्या नरेंद्र मोदी जी को सिर्फ बहनों से प्यार है, भाइयों से नहीं प्यार है? खैर, देखिए नाविका जी, पहले 2 फेज के बाद ये लोग पस्त हुए, दूसरे 2 फेज के बाद ये लोग ध्वस्त हुए, और अब इनका सूर्यास्त हो चुका है 5वें फेज के बाद। तो जनता ने जिसको लुल बना दिया है 14 में, 17 में, 19 में, 22 में, 23 में, उनका मानसिक संतुलन इस प्रकार से हो जहां पर कि वो संवैधानिक संस्थाओं पर इस प्रकार का कुठाराघात करे, ये कोई अस्वाभाविक बात नहीं है। ये एक्सपेक्टेड लाइंस पर कर रहे हैं, क्योंकि ईवीएम तो बहाना है, अपने परिवार को हार से तो बचाना है ना। परंतु मैं आपको बताता हूँ असली मुद्दा क्या है। असली मुद्दा है कि आपको ध्यान डाइवर्ट करना है, और वो किससे? आज पश्चिम बंगाल के हाई कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय सुना है। ये संविधान बचाओ का ये नाटक और ढोंग रचते हैं ना, पैरा 332 में लिखा है कि जिस प्रकार से मुस्लिम आधार पर आरक्षण दी गई ममता जी की सरकार के द्वारा, ये पूर्ण तरीके से संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी के खिलाफ है, और केवल धर्म को आधार बनाकर ओबीसी कोटे से दिया गया। और आज 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट इस चक्कर में कैंसिल हुए। मेरे ओबीसी भाइयों बहनों का इतना बड़ा नुकसान, मतलब कि वाई का नुकसान एम के चलते हो चुका है, ये एमवाई की पार्टी के बाद। और ये कोई पहली बार नहीं है, ये बार बार कर्नाटका, आंध्रा, केंद्र में बाकी जगह पर भी मुस्लिमों को आरक्षण देने के चक्कर में संविधान का शरीर नष्ट करना और ओबीसी एससी एसटी के कोटे से देने की बात। और आज तो राहुल गांधी का वीडियो सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि इंदिरा जी की सरकार हो, मनमोहन जी की, राजीव जी की सरकार हो, हमने हमेशा ऐसा सिस्टम बनाया जो तथाकथित पिछड़े वर्गों के खिलाफ काम करता था। आज मुझे लगता है कि ओबीसी के ऊपर जो इतना बड़ा फैसला आया है पश्चिम बंगाल की कोर्ट का, उस पर मैं जानना चाहता हूं कि मुसलमानों को धार्मिक आधार पर देना संविधान के खिलाफ है या नहीं है। और इस चक्कर में ओबीसी के अधिकार पर जो आज कुठाराघात हुआ है उस पर जवाब दे। मैं कह सकता हूं आज जो लोग घूम कर आए हैं उनकी जमीन तो बची नहीं, ये प्रोविजनली हार मान चुके हैं। फाइनल हार 4 जून को मानेंगे और 4 फेज में मानेंगे। पहले ओपिनियन पोल मीडिया को गालियां देंगे, फिर उसके बाद वो जनता को गाली देंगे, ईवीएम ईसी को गाली देंगे, और फिर उसके बाद देश को गाली देंगे। तो ये चुनाव आयोग को जो मैंने शब्द कहा वो गलत थोड़ी नहीं कहा, बिल्कुल सही मैंने कह दिया। तो उसको 11 दिन क्यों लग रहे हैं भैया?
तो चुनाव आयोग को कौन सी आपने बूटी सुंघा दी है तो 11 दिन लग जाते हैं। इस पे अगर हम सवाल उठा रहे हैं तो आप क्यों प्रोटेक्शन के लिए खड़े हो गए? चुनाव आयोग के आपके मामू का है क्या जो आपको दर्द हो रहा है? आप भी नाविका। चुनाव आयोग से कहो ना, नाविका। क्यों 11 दिन लगवा दिए भाई? क्यों लगवा नाविका। दिए? अपने मामू के प्रोटेक्शन में आप खड़े हो गए। नाविका। ये बात भी तो जनता जानना चाहती है। हमें आपत्ति है, आपको क्यों नहीं आपत्ति है? क्या कोई खालू वाला भी रिश्ता है नाविका। क्या? अगर शहजाद पूनावाला जी आप जवाब देने असक्षम है तो फिर नाविका। मैं क्या कहूँ? मेरे ये पास मुझे पूरा नाविका, जिन लोगों ने देश को मुख्यमंत्री पद को और पार्टी के अध्यक्षता के पद को अपने बाप की जागीर समझ के रखा हो, उनको लगता है संवैधानिक संस्था जो देश की संस्था है उसके बचाव में बोलना मतलब अपने मामू और खालू के लिए बोलना, क्योंकि आप लोग अपने चाचा और भतीजे के आगे देख नहीं पाते, इसलिए देश की संस्था, देश की सेना, देश के राम मंदिर पर आप लोग कुठाराघात करते हैं, क्योंकि तुम्हें तुम्हारी बाप की और तुम्हारी माँ की और तुम्हारे चाचा की और तुम्हारे भतीजे के अलावा तुम्हारी आंखों में मोतियां बिंद है परिवारवाद का। इसीलिए अपनी हैसियत में रहो और मनोज यादव ये बताओ कि मुसलमानों को छीन कर जो दिया है यादव समाज का, उस पर बोलने की तुम्हारी हैसियत है? तुम्हारे मामू का दिया है क्या मुसलमानों को? तुम्हारी खालू का दिया है क्या मुसलमानों को? अरे बताओ मनोज यादव, तुम्हारी औकात हो तो मामू और खालू का छीन कर मुसलमानों को दिया है। और नाविका जी, एक सेकंड, मैं मेरी पार्टी का अधिकृत नुमाइंदा होने के नाते एक संस्कृत एक अच्छी डिबेट करने आता हूं। मैं किसी से व्यक्तिगत नहीं होता हूं, पर आज जिस प्रकार से इसने मेरे परिवार पे हमला किया है, मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से इनके साथ डिबेट में नहीं बैठूंगा। आप डिबेट चलाइए और इनसे पूछिए इनके बाप का दिया था क्या आरक्षण कि मुसलमानों को थमा दिया? आप करिए, मैं इस प्रकार के भद्दे और अशालीन व्यक्ति से डिबेट नहीं करूंगा। शहजाद जी